वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। गठबंधन तैयार करने पर खून पसीना लगाया और कई दलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। पटना में पहली बैठक करवाई, 15 दल आए। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, 26 आए। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, 28 आए। और इन सब दलों को लेकर के एक परचम लहराया गया, दावा किया गया कि हम इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा करके सत्ता में आएंगे, इस देश में लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। और बचाने के जितने भी तमाम बयान थे, उन बयानों की असलियत ज़मीन पर क्या है, यह जानने और समझने का समय अब आ गया है। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, INDIA, बड़ा नाम, मकसद बड़ा, बैठकें बड़ी, नेता बड़े, दल बड़े, 28 पार्टियां। मगर जॉन एलिया का एक शेर है, सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम मुसीबतों से आज़ाद नहीं हो सके, तुम्हारे साथ आकर भी राहें आसान नहीं हो सकी। यही सच है इस इंडिया गठबंधन का। इस गठबंधन से भारी भरकम मोर्चा तैयार किया गया। एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी BJP को हराने के ऊंचे इरादे बुलंद किए गए। देश को एक नया सियासी ऑप्शन दिया जाएगा, यह दावा किया गया। मगर ऐसा लग रहा है कि जिस जंग के लिए ये सारी कवायद चलती रही, उसके शुरू होने से पहले ही शाहिर कहते हैं ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। वही वाला मामला सच होने वाला है, लग रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन राज्यों में कांग्रेस और BJP आमने सामने रही हैं। लेकिन इंडिया के कुछ साथी दल उन राज्यों में अपने लिए जमीन टटोल रहे हैं, तलाश रहे हैं और मैदान में हैं। कमाल की बात यह है कि वे कांग्रेस और BJP दोनों को एक तराजू में रख रहे हैं। जैसा जला भुना वो BJP को सुना रहे हैं, वैसा ही तीखा तराशा कांग्रेस पर चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करने उतरे। यहां कांग्रेस ने उनको सीट नहीं दी। वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनको कुछ सीटें दे दे ताकि कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ें, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि हम यहां काफ़ी हैं, एक भी सीट देने का मतलब है कि नुकसान, इसलिए उसने दिया नहीं और अखिलेश माने नहीं, अकेले दम कूद पड़े। सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो लड़ाई मध्य प्रदेश में शुरू हुई, वो अब उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में टकराव और मनभेद पहले से चल ही रहा है, उत्तर प्रदेश भी चलेंगे। बिहार में भी सब ठीक ठाक नहीं लग रहा है। गठबंधन पर कांग्रेस के रवैये को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। जब CPI की रैली थी पटना में, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि गठबंधन का कोई कामकाज नहीं हो रहा है, ध्यान कांग्रेस के लोग नहीं दे रहे हैं, वे लोग 5 राज्यों में चुनाव में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की नाराजगी ज़्यादा बड़े संदेश दे रही है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस गठबंधन को खड़ा करने में खून पसीना लगाया होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनको वो जगह नहीं मिली, वो क्रेडिट नहीं मिला, मगर दौड़े भागे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वही नाराज हो जाए तो गठबंधन का भविष्य क्या होगा, समझा जा सकता है। लेकिन हुआ ये कि नीतीश कुमार जैसे ही नाराज हुए, उन्होंने रैली में बात की, तो कांग्रेस को लगा कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को फ़ोन लगाया और बात की, कहा कि देखिए अभी चुनाव चल रहा है, इन राज्यों के चुनाव निपट जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिल करके गठबंधन के लिए काम करेंगे। तो बात कमोबेश बिहार में अपने तरीके से रह गई। तो आगे जब हम चलेंगे तो बात हम मेहनत का श्रेय उनको नहीं दिया गया। मैंने ये सारी बातें आपको सुना दी हैं, आपको बता दी हैं, जिन बातों को दोहराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ले चलता हूँ अखिलेश यादव की तरफ। नीतीश कुमार को नाराज़ होने से बचाने के लिए कांग्रेस ने फ़ोन करके और फिर ये बता दिया कि हमने यह काम कर दिया है। स्थिति आपको अभी थोड़ा स्टेटस को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार फिर इंडिया गठबंधन के उस पुराने ग्रुप फोटो पर हम चाहेंगे कि आप नज़र डालिए।
आपको साफ तौर पर दिखेगा कैसे दलों की आपसी खींचतान इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। फोटो में नीतीश कुमार आप देखते रहिएगा राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है। बस कांग्रेस से समझाने भर के लिए कहा है कि चुनाव हो जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता पीछे खड़े अखिलेश यादव, जो अब काफी पीछे जा चुके हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी बीच बीच में इस खास जमात से दूर होने के संकेत देती रहती है। शरद पवार भी डगमगा जाते हैं। लालू यादव बेशक कांग्रेस के साथ बनने और बने रहने का वादा कर रहे हों, लेकिन बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस के साथ खींचतान होना तय है। महाराष्ट्र में भी माहौल बिगड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए लोकसभा चुनाव में मजबूती से उभरना उनकी सियासी मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खत्म हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो कह चुके हैं गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, हम फिर बैठेंगे और मिल करके इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फिर 3 बैठकों का क्या हुआ? इंडिया गठबंधन के इन मजबूत किरदारों का रुख साफ संकेत दे रहा है कि गठबंधन की आगे की राह आसान नहीं है। ये सब कुछ पिछले 60-70 दिनों में ही हो गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी कितने दिन बाकी हैं? 150 दिन बाकी हैं। और 150 दिनों के आने और आगे दिनों के बढ़ते जाने के दौरान इनके बीच के रिश्ते कहाँ जा कर के खड़ा होंगे और खींचतान जो है वो कितनी दूरियां पैदा कर देगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन उस अंदाजे पर आने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो चल रहा है अलग अलग राज्यों में, तो मैंने पूरी भूमिका आपको बताई है, वो क्या है। कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में लगी हुई है, वह अपने इंडिया गठबंधन के साथी दलों को नकार रही है। जिस तरीके से हमलावर तेवर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे दल दिखा रहे हैं कांग्रेस के लिहाज से, समझना मुश्किल नहीं है। आगे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट। कांग्रेस बीजेपी को जोरदार टक्कर दे रही है। इन राज्यों में कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिख रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस यहां साझेदारी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां क्या होगा जहां कांग्रेस मजबूत है, नहीं है? मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों का बंटवारा कांग्रेस कैसे करेगी? बड़ा सवाल ये है। जो कांग्रेस ही नहीं इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को परेशान कर रहा है, बड़ा पेच उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में फंसा है, जहां के बारे में कहा जाता है दिल्ली का रास्ता इन्हीं राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। और इन दोनों राज्यों में लोकसभा की जो कुल 543 सीटें हैं, उनमें से 120 सीटें बनती हैं। यूपी बिहार के सदस्यों की तादाद कुल सदस्य संख्या के करीब 22% पहुंचती है। इन दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान तय है। और हां, अगर मैं पश्चिम बंगाल को जोड़ दूं तो आप मानिए कि 140 और 42 और 182, फिर वो 1/3 सीटें हो जाती हैं। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस अपने साथी दलों के रहमो करम पर है। ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हों और अखिलेश यादव। इसके संकेत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बार बार दे रहे हैं। अखिलेश ने कांग्रेस को 2-2 कह दिया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत भी जाते हैं तो किसी भी मुगालते में ना रहिए। यहां उत्तर प्रदेश में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आप अखिलेश यादव को सुनिएगा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं।
ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। जो 80 साल के हैं वो आपको कैसे पहचानेंगे? उन्होंने मुझे धोखा दे दी तो आपको कैसे जानेंगे? 80 साल सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। और जब इतना कुछ कह दिया तो फिर मेल हो जाए, इस बात की गुंजाइश कितनी है? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के व्यवहार से भड़के हुए थे, अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। वहां गठबंधन के अस्तित्व को जैसे कांग्रेस ने नकारा है, उस पर अखिलेश लगातार नाराजगी जता रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले कांग्रेस की तरफ से सीटें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, बाकायदा उम्मीदवारों की सूची भी मंगवाई गई थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी गई। इसके बाद ही अखिलेश ने कहा, यदि उन्हें पता होता कि गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वे कांग्रेस से कभी बात भी नहीं करते। अखिलेश को उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम उन सीटों पर नरम रुख अपनाएगी जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स ने पिछले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को सीधी टक्कर दी थी। कम से कम उन सीटों को कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ शेयर करेगी, उसके हिस्से में डाल देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से हाशिए पर रखा और आखिरकार अखिलेश ने 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया है। अखिलेश यादव समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए, और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदलाव हो तो बताता हूं। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, तो वहाँ का सियासी जो समीकरण है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ खड़ी है इसे देखिए। साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी के खाते में 62 सीटें गईं। बीएसपी को 10 सीटें मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। फायदा बहुजन समाजवादी पार्टी को गया और समाजवादी पार्टी के हिस्से में बीएसपी के मुकाबले आधी सीटें आई, 5 सीटें। अपना दल जो बीजेपी का सहयोगी दल है उसको 2 सीटें मिली। कांग्रेस 1 सीट पर ही निपट गई, 1 सीट सिर्फ सोनिया गांधी की। राहुल गांधी भी अपनी सीट अमेठी वाली हार गए। स्मृति ईरानी ने उनसे बाजी जीत ली। तो उत्तर प्रदेश के समीकरण में अगर आप देखें कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर के नहीं चलती है तो कांग्रेस के लिए ज़मीन बिल्कुल कमज़ोर सी है। और आप याद रखिएगा कि जो INDA गठबंधन है इसमें बीएसपी नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यही 2 दल हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो वोट का शेयर था उसका हिसाब अगर देखा जाए तो बीजेपी को लगभग आधा 49.6% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी थी, उसको 19.3% 19.3% वोट मिले। समाजवादी पार्टी 18% वोट के साथ तीसरे स्थान पर थी और कांग्रेस को 6.3% वोट मिला था।
तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो 6.3 कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। मैं कहूँगा कि आप ग्राफिक्स को दोबारा डालिए, जब कभी भी ग्राफिक्स का जिक्र हो तो ग्राफिक्स को ही रखा जाना चाहिए। तो 18% समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का 6%, ये 24% के आसपास बनता है। और ये दोनों दल मिलकर के लड़ते हैं तो यह वोट बैंक बचाने और इसको बढ़ाने की कोशिश कर सकता है INDIA या उसकी ये दो दल। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं कांग्रेस पर, मध्य प्रदेश में उनको सीटें नहीं देने से नाराजगी जता रहे हैं, उस लिहाज से उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे 2024 का, इसकी उम्मीद थोड़ी कम होने सी लग रही है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक मिलकर के भी बीजेपी से काफी पीछे खड़े थे, ये आंकड़ा बताता है। ऐसे में गठबंधन के बिखरने की स्थिति में हालात और बिगड़ सकते हैं। बीजेपी एक बार फिर से मजबूती से यहां उभर सकती है। यह वोट बैंक या वोट परसेंटेज जो बीजेपी के हक में आप देख रहे हैं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो उसके इस वोट बैंक के टूटने का कारण बने, और कुछ ऐसा नहीं है जो विपक्ष के किसी वोट बैंक में इजाफा करने का आधार बने। इसलिए स्थितियां उत्तर प्रदेश में इससे बदल जाएं संभव नहीं लगता है। बिहार में भी कांग्रेस काफी कमजोर दिखती है। अब मैं आपको बिहार लेकर चलता हूं, खास करके लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति और बुरी है। बिहार में बीजेपी के मुकाबले में दो ही दलों की स्थिति ठीक है, RJD और JDU, ये दोहां के मजबूत दल हैं। ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर तकरार तय मानी जा रही है। पिछली बार नीतीश कुमार या उनकी पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, इसलिए उनके पास 16 सीटें आ गई। लेकिन इस बार वो 16 सीटों पर क्या लड़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। बिहार में गठबंधन की सेहत का अंदाजा आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान से लगा सकते हैं जब वो कांग्रेस को गठबंधन का धर्म निभाने की सलाह देते हुए निशाना साधते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि वो बयान सुनाऊं, क्योंकि उस बयान में एक इशारा है। इशारा यह है कि कांग्रेस का मन नहीं है गठबंधन में, और अब ऐसा लग रहा है कि इस गठबंधन में मेरे रहने और मेरे मेहनत करने का कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए वो बयान सुनना जरूरी है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही, अपने सबको बुलावेंगे। आप नीतीश जाएंगे, लालू प्रसाद यादव जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जाएंगे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार फिर आएंगे, और फिर उमर अब्दुल्ला भी आएंगे। जो लोग आपके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, खासकर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, जो नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं, जिस मंच से उस बात का जिक्र करना कोई खास जरूरी नहीं था, फिर भी वो जिक्र कर रहे हैं, तो अंदर खाने गिरह गांठ है, इस बात का संकेत तो साफ साफ मिल रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं और करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उनका एक बाजू दूसरे बाजू के बारे में नहीं बता सकता है कि उसमें क्या है। उनका सियासी मकसद कुछ और होता है और कहा कुछ और जाता है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर के क्या चल रहा है, मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समीकरण देख लीजिएगा। कांग्रेस और लेफ्ट बिहार में 14 सीटों पर दावा कर रही हैं। लेफ्ट में 3 दल हैं, CPI-ML, CPI और CPM। अगर ये तीनों दल लेफ्ट के और कांग्रेस मिलाकर के 14 सीटों पर दावा करेंगे तो 40 सीटें जो कुल राज्य की हैं उनमें से 14 निकाल दीजिए आप, तो जो सीटें 26 बचती हैं उन्हीं 26 सीटों पर हिस्सेदारी होगी JDU और RJD के बीच में। JDU के 16 उम्मीदवार 2019 में जीते थे और RJD एक सीट नहीं जीत सकी थी, एक सीट नहीं जीत सकी 2019 में, लेकिन 19 ऐसी सीटें थीं जिस पर दूसरे पायदान पर उसके उम्मीदवार थे। JDU पिछले चुनाव में जीती हुई सीटों से कम पर मानेगी, इस बात की अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप नीतीश कुमार को कम जानते हैं।
और आरजेडी विधानसभा में भी संख्या बल अधिक होने के कारण या उसके आधार पर अपनी सीटों की संख्या बढ़वाएगी, क्योंकि 19 लोकसभा सीटें तो गिनवाएगी ही कि वहाँ नंबर 2 थे, लेकिन बिहार विधानसभा में मेरी संख्या आपसे लगभग पौने 2 गुनी है, तो इस आधार पर मेरी सीटों की संख्या लोकसभा की आपके मुकाबले पौने 2 गुना होना चाहिए। यह तर्क आरजेडी देगी और इस खातिर वो लड़ेगी भी। ऐसे में क्या जेडीयू आरजेडी की बात मानने को तैयार हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये खींचतान जो बिहार में है वो चलेगी और कहीं बात बन पाए यह आसार भी दूर की कौड़ी जैसे। कांग्रेस 2019 में बिहार में 1 सीट जीत सकी थी और अब दावा 10 पर कर रही है। जेडीयू और आरजेडी के लिए इस पर सहमत होना आसान है क्या? नहीं है। 1 सीट जीत करके 10 पर दावा करेंगे। बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इन नतीजों को इसलिए रखना चाहता हूं कि इसके आधार पर ही किन दलों के साथ कितनी सीटें जा सकती हैं या सहमतियां कहां बन सकती हैं, रजामंदी कहां हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कुल लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उनमें से बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी और जेडीयू के हिस्से में 16 आई थी, तो 17 और 16 39 हो गई। 17 और 16 उसके बाद 6 सीटें एलजेपी के हिस्से में थी और एलजेपी ने सारी की सारी सीटें जीती थी, तो कुल 39 सीटें बन जाती हैं। सिर्फ 1 सीट बची थी जो कांग्रेस के पास गई। बस आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। तो अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट जैसा भी है, बीजेपी और जेडीयू साथ हैं तभी है। इंडिया गठबंधन के भीतर जो गिरा पेंच है उसको मैंने आपके सामने रख करके ये बताने और जताने की कोशिश की कि इस गठबंधन से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मिल करके लड़े और नरेंद्र मोदी का विकल्प इस देश में खड़ा करे, यह बात दूर की कौड़ी है, गूलर का फूल जैसा है, संभव ही नहीं। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।